तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शिपिंग कंट्री का प्रिंस तारिक यूरा से शादी करने के लिए एटलांटे में आ चुका है। तो अब उसके आगे से हम देखते हैं सर्विस हाउस यानी कि जेवियस का घर, जहां पर जेवियस कहता है क्या कोई आया है। फेई कहता है जी हाँ, वो आपका इंतजार कर रही हैं। इधर हम देखते हैं यूरा को, जिसकी ज्वेलरीज को नताशा उतार रही होती है। यूरा भी कहती है जल्दी करो। तभी वहाँ पर जेवियस आ जाता है और कहता है मिशन के लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ वो नताशा को वहाँ से जाने के लिए इशारा देता है। उसके बाद तो वो खुद ही यूरा की ज्वेलरीज को उतरवाने में मदद करने लगता है। यूरा कहती है वाह, मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे प्रीमियर से सेवा करवाने का मौका मिला। जेवियस कहता है अपना सिर थोड़ा नीचे करो ताकि मैं तुम्हारे नेकलेस को निकालने में मदद कर सकूं। यूरा कंटिन्यू करती है कि गंभीरता से कहें तो शिपिंग कंट्री का प्रिंस उतना ही दुष्ट है जितना कि अफवाहों में मैंने उसके बारे में सुना था। जेवियस कहता है किसी भी बड़े देश में सबसे बड़े प्रिंस से शादी करना या तो आसमान तक पहुंचा देता है या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। दो भाइयों को बर्बाद करके ऐसा निर्णय लेने की क्षमता निश्चित रूप से उतनी ही मूर्खतापूर्ण है जितनी की बताई जाती है। यूरा कहती है इसीलिए मेरे अच्छे भाई ने मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाला। लगता है मैं उसके रास्ते में आ गई हूँ। उसे इससे काफी परेशानी हो रही होगी, लेकिन तुम्हें याद तो है ना, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि तुम इस शादी को सुलझाने में मेरी मदद करोगे और मैं मदद करूंगी कैरिगम की यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस को पूरा करने में। और हाँ, याद रखना कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। जेवियस कहता है निश्चित रहो, ये सब प्लान के अनुसार ही चल रहा है। इसके अलावा वो आगे का फुसफुसाते हुए कंटिन्यू करता है कि अगर तुम उससे शादी करना चाहो भी तो भी मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पर स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए पोस्टर लगाए गए होते हैं कि मिस्ट्री आइडल स्टेज की, जो कि एक स्पेशल ड्रॉप है, वो पब्लिक को देखने मिलेगा। पब्लिक भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड होती है और आपस में बातें कर रही होती है। कोई कहता है आखिरकार इतना इंतजार किया है मैंने इस शो के टिकट्स पाने के लिए, मैं आधे महीने पहले से ही लाइन में लगना शुरू कर दिया था। ये वाला डांस परफॉर्मेंस एक उड़ता हुआ डांस होगा। दूसरा बंदा कहता है क्या, मुझे तो इसका बेसब्री से इंतजार है। तभी उनके सामने प्रिंस तारिक अपने हाथी को लेकर आ जाता है। सब लोग इससे डर जाते हैं, लेकिन फिर वे सभी नॉर्मल हो जाते हैं और एक बार फिर थिएटर में होने वाली न्यू परफॉर्मेंस के बारे में बातें करने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस तारिक और उसका हाथी दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रिंस तारिक भी गुस्से से सोच रहा होता है कि ये लोग डरकर भाग क्यों नहीं जाते। उसके बाद तो वो एक बार फिर अपने हाथी को फोर्स करता है उन सब पर हमला करने के लिए और उनको डराने के लिए। हाथी भी अपने भारी पंजों का यूज करता है, यहाँ तक कि अपनी सूंड का भी यूज करता है लोगों को मारने के लिए। लेकिन तभी उसकी सूंड टकराती है शील्ड से और उनके सामने ढेर सारे गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं। ये देख प्रिंस तारिक ऑर्डर देता है अपने हाथी को कि कुचल डालो इन सबको। लेकिन तभी लीडर सामने आते हुए कहता है प्रिंस तारिक, आपकी हरकतें अभी अभी भीड़ में घुस ही गई थी और लगभग उन लोगों को चोट भी पहुंचा रही थी। ये सच है कि आप एटलांटे के खास मेहमान हैं, लेकिन आपको हमारे लोगों के जीवन और मौत का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने दोबारा अपनी सीमा को पार किया तो इससे दोनों देशों के बीच समझौते और दोस्ती भरे इस रिलेशन को इफेक्ट पहुंचेगा, यानी कि असर पड़ेगा। इसीलिए सावधान रहिए। ये सुन प्रिंस तारिक मुस्कुराता है और कहता है गलत है, तुमने मेरे हाथी पेन को चोट पहुंचाने की कोशिश भी कैसे की। इसी के साथ वहाँ पर उसके लोग भी आ जाते हैं कि हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पर जैन आते हुए कहता है योर हाइनेस तारिक, हमारी प्रिंसेस ने आपके लिए एक वीआईपी सीट तैयार की है जो कब से आपका इंतजार कर रही है। ये सुन प्रिंस तारिक चौंक जाता है और इसी के साथ वो अपने फ्लैशबैक में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो कहता है क्या एक थिएटर भी है वहाँ पर और वो भी बहुत फेमस है। उसका बंदा शेख कहता है जी हाँ, न्यू शो की टिकटें रिलीज होते ही जल्द से जल्द बिक जाती है और अगर वो टिकट ऐसी हुई जिसमें हम आइडल के साथ हाथ मिला या उसे गले लगा सकते हैं तो इसे खरीदना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों ने तो अपने पसंदीदा आइडल्स को सलाम करने के लिए हजारों सोने के सिक्के भी लहराए हैं। ये सब सुन प्रिंस तारिक कहता है क्या ये इतना आसान है, उन्हें रखेल बनाने के लिए खरीद लिया जाता होगा। शेख कंटिन्यू करता है कि
नहीं, उन आइडल्स को सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें समझाया जाता है। वे अपने नियमों का पालन करती हैं और एक बार परफॉर्मेंस करने के बाद, शो खत्म होने के बाद वो किसी भी फैन से निजी कांटेक्ट नहीं रखती। इसके अलावा मैंने ये तक सुना है कि प्रिंसेस यूरा भी समय समय पर इस थिएटर में परफॉर्म करती है और जब ऐसा होता है तो ये नॉर्मल से टिकटें 10,000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा में बिकती हैं। ये सब सुन प्रिंस तारिक हंसते हुए कहता है, दिलचस्प है, ये तो बहुत ही मजेदार लगता है। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी मंगेतर आखिर किस टाइप की है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रिंस तारिक थिएटर में जाने के लिए तैयार होता है और हंसते हुए मन ही मन कहता है, ये तो एक प्लान गेम लगता है। तो फिर ठीक है, मैं अपने मंगेतर से मिलूंगा और उसे सिखाऊंगा कि एक लड़की के रूप में उसे कैसे काम करने चाहिए। इसी के साथ उसके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि मेरे सैर पर निकलने की खबर जानते ही उसने जानबूझकर थिएटर के सामने गार्ड्स तैनात किए और मेरा इंतजार करने लगी। मैंने तुम्हें बहुत कम आका। इसी के साथ पब्लिक के बीच बातें होने लगती है कि क्या ये आदमी हमारी प्रिंसेस यूरा का मंगेतर है? ये सच में प्रिंसेस यूरा के लायक भी है? क्या हमारे हीज हाइनेस यानी कि किंग ने इसे देखा नहीं? आखिर वो कैसे ऐसे बदमाश के साथ हमारी प्रिंसेस यूरा की शादी करा सकते हैं? हमारी प्रिंसेस यूरा इतनी खूबसूरत है और ये बदमाश आदमी उनके लायक नहीं है। कुछ लोग तो उन्हें शांत करा रहे होते हैं कि ऐसा मत कहो, लेकिन पब्लिक में लोग भड़के भी होते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं तो विद्रोह कर दूंगा। ये सब इग्नोर करते हुए प्रिंस तारिक आराम से जाकर थिएटर में अपनी वीआईपी सीट पर बैठ जाता है। इसी के साथ वहाँ पर गाना बजना शुरू होता है और हमारी यूरा स्टेज पर एंट्री लेती है। यूरा की खूबसूरती देख प्रिंस तारिक की आंखें तो चौंधिया ही जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेंजिंग रूम, जिसके बाहर कोई कहता है, योर हाइनेस तारिक, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन प्रिंस तारिक जबरदस्ती करते हुए अंदर घुस आता है। मिरर के सामने बैठी यूरा कहती है, प्रिंस तारिक, क्या आप अपने देश में भी ऐसे ही किसी भी लड़की के रूम में घुस जाते हैं? प्रिंस तारिक कहता है, तुम क्या अभी नाराज हो? देखो, लड़कियों को खुद ही सावधान रहना चाहिए, लेकिन क्या तुम गुस्सा हो इस बात पर? तभी प्रिंस तारिक के सामने रेनाल्ड आकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि प्रिंस तारिक कहता है, हट जाओ यहाँ से। लेकिन रेनाल्ड तो उसे बहुत बुरी तरह से घूरता है, जो देख प्रिंस तारिक चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, हटो यहाँ से। इसी के साथ यूरा भी चिल्ला पड़ती है कि प्रिंस तारिक, तुम मेरी ही जगह पर आकर मेरे लोगों से बदतमीजी कर रहे हो। तुमने तो अपनी हद ही पार कर दी। रेनाल्ड तो प्रिंस तारिक के सामने से हट जाता है और प्रिंस तारिक कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये सब तुम पर डिपेंड नहीं करता। यूरा कहती है, तुम आजमा कर देख सकते हो कि ये किस पर डिपेंड करता है। प्रिंस तारिक कहता है, खैर मैं मानता हूँ कि तुमसे मिलने से पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए बुरे इरादे थे, लेकिन अब ये सब अलग है। मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। यूरा कहती है, कुछ भी अलग नहीं है, तुम्हारी नजर केवल मेरे चेहरे पर है। प्रिंस तारिक यूरा के फेस को टच करते हुए कहता है, एक प्रिंसेस के रूप में राजनीतिक शादी ही तुम्हारी नियति है और एक सुंदर चेहरा पाना तुम्हारी खुशकिस्मती। यूरा भी सोच में पड़ जाती है और ये घटिया प्रिंस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब तुम इसके लिए तैयार हो या ना हो, ये शादी नहीं रुकेगी। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसे अपनी इच्छा से करो, ताकि हम दोनों एक दूसरे के प्रति सहज रह सके। इसी के साथ वो यूरा के मिरर में दिख रही प्रतिबिंब को टच करते हुए कहता है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? हमारी यूरा तो सोच में होती है और ये घटिया प्रिंस तारिक हमारी यूरा को कंधे से पकड़ते हुए उसके क्लोज आता है कि इतने में ही यूरा चिल्लाकर कह देती है कि रुको, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सही है, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहती हूँ, अन्यथा तुम्हें केवल एक ठंडी लाश ही मिलेगी। ये सब सुन प्रिंस तारिक मन ही मन कहता है, आखिरकार ये एक छोटी सी प्रिंसेस ही है जो कि दुनिया से अनजान है और केवल अपनी मौत की धमकी ही दे सकती है। यूरा कंटिन्यू करते हुए कहती है, मेरी 3 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त ये है कि यूनिवर्सल कांग्रेस के दौरान शहर में कोई भी गड़बड़ मत करना। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे होने वाले पति पर हंसें। और दूसरा,
यूनिवर्सल कांग्रेस में जीत हासिल करने के लिए मेरे होने वाले साथी हर पहलू में मजबूत हों। और तीसरा यानी कि आखिरी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी शादी की ये प्लानिंग किसने की। उसके बाद तो हम देखते हैं प्रिंस तारिक वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही यूरा राहत की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है ये सब खत्म हुआ, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं देख रही हूँ कि तुम वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हो, जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं वहीं पर उल्टी कर दूंगी। इतना सुनना ही था कि खिड़की के बाहर से जेवियस रूम में आ जाता है। रूम में आते ही जेवियस अपने पास से रुमाल निकाल लेता है और यूरा के कंधे को साफ करने लगता है। साथ ही उसे ये बात भी खाए जा रही होती है कि उस घटिया प्रिंस तारिक ने यूरा को छुआ। उसके बाद तो वो यूरा को अच्छी तरह से साफ करने लगता है जहाँ जहाँ भी प्रिंस तारिक ने उसे टच किया था। इनसे परेशान होके यूरा भी चिल्लाकर कह देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुन जेवियस रुक जाता है और अजीब सा चेहरा बना लेता है। यूरा को तो समझ में ही नहीं आता कि इसको हुआ क्या। वेल जेवियस फुसफुसाते हुए खुद से ही कह रहा होता है कि मुझे अफसोस हो रहा है। यूरा को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता और वो कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है इसलिए मुझे सुनाई नहीं दी। जेवियस को तो इस बारे में सोच सोच कर गुस्सा आए जा रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था बस अपनी बाहें फैलाने और उसे गले लगाने के लिए, लेकिन उस आदमी की नजरें तो तुम पर चिपकी हुई थी जिससे हर कोई अनकंफर्टेबल हो रहा था। यूरा मुँह बनाते हुए कहती है, तुमने ही तो कहा था खूबसूरती का माया जाल फैलाने के लिए। तो अगर अब तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो प्लीज सोचो कि आगे क्या करना है। ये सुन जेवियस का तो पोपट हो जाता है क्योंकि ये उसका ही प्लान था यूरा की खूबसूरती के जाल में उस प्रिंस तारिक को फंसाने का। वेल जेवियस कहता है, हमारे प्लान की शुरुआत अच्छी हुई है लेकिन अब से तुम्हें उससे दूरी बनाए रखनी होगी। वो तुम्हारी पहली 2 शर्तों के लिए सहमत हो चुका है लेकिन तीसरी शर्त उसके लिए वो लालची हो रहा है। उसके ऐसे रवैये को देखते हुए ये हमारे अनुमान के हिसाब से ही जा रहा है। तुम्हें उसके पीछे के देशद्रोही का सबूत ढूंढना होगा और तुम ऐसे ही आगे बढ़ सकती हो। चाबी अब तुम्हारे हाथों में है। ये राजनीतिक शादी उचित रूप से कैंसिल हो जानी चाहिए। यूरा भी अजीब तरीके से हंसते हुए कहती है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। यूनिवर्सल कांग्रेस का ये खेल मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिवर्सल कांग्रेस एक तरह का इवेंट है जिसमें सभी कंट्रीज के लोग अपने अपने इम्पोर्टेंट मेंबर्स को भेजते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वे सभी इम्पोर्टेंट मेंबर आकर कुछ गेम्स खेलते हैं और बाकी के देशों के साथ अपनी अच्छी दोस्ती बनाते हैं। साथ ही वो अपने देश की शक्ति ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं। यूनिवर्सल कांग्रेस का ये इवेंट हर बार अलग अलग देश में होता है, तो इस बार ये एटलांटे में होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेम्पल को, जहाँ पर इस इवेंट को मनाने के लिए सभी लोग मौजूद होते हैं। जिपिंग देश से प्रिंस तारिक शानवू, मियांकिंग देश से शुजू, लिंगशन देश से कुइशी, लियोपू देश से युल, कियानलोंग देश से शेनमी आने वाले थे लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। और अंत में आखिरी एटलांटे, जिसके की किंग खुद वहाँ पर मौजूद हैं। तभी मॉड्रिड कहता है, योर हाइनेस, कियांगलोंग देश के अलावा बाकी हर देश के देवदूत यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या हमें अभी इंतजार करना होगा? इतने में प्रिंस तारिक चिल्लाते हुए कहता है, हम कब तक इंतजार करने वाले हैं? वे रहस्यमय बंदर नहीं आएंगे तो क्या हम ऐसे इंतजार करते ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे? प्रिंस तारिक की ये बदतमीजी देख किंग भी गुस्से से कहते हैं, तुम। इतने में प्रिंस तारिक के लोग भी खड़े हो जाते हैं कि हाँ देखते हैं, लेकिन किंग खुद को शांत कर लेते हैं और कहते हैं, ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी देशों के राजदूतों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम यूनिवर्सल कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। स्टेज पर आते हुए प्रीमियर यानी कि हमारा जेवियस कहता है, पहले आइटम के लिए बेहतर ये होगा कि हमारे देश को मौका दिया जाए। तो हम अपना पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इसी के साथ यूरा ताली बजाती है और वहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ इंस्ट्रूमेंट लेकर आने लगती हैं। प्रीमियर कहता है, यहाँ पर कुल 12 ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इन यंत्रों के नाम बताने हैं। जो सबसे ज्यादा यंत्रों के नाम बताएगा वही जीतेगा। इसी के साथ यूरा भी कहती है, तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पर ढेर सारी पब्लिक भी आई होती है जो कि ये सब देख रही होती है। वे लोग तो हैरान होते हैं कि बाप रे, ये कैसी पहेली
ले ली है। यहाँ पर तो ढेर सारे ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं। उन सब का नाम बता पाना तो काफी मुश्किल है। यूरा और जेवियस तो मस्त तनकर खड़े होते हैं और यूरा देखती है कि जेवियस उसे ऑल द बेस्ट का इशारा कर रहा है। ये देख यूरा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और इधर प्रिंस तारिक भी अलग वे में मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है, लियो पू के पास जाकर ये खबर फैला दो कि ये खेल मैं जीतना चाहता हूँ। वे सभी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। सर्वेंट भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद तो प्रिंस तारिक मस्त वाइन का लुफ्त उठाने लगता है और मन ही मन कहता है ये सारे यंत्र किसी मिस्टीरियस पूर्वी देश से आए हुए लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एटलांटे उनके साथ लाइन पर था और उसने मेरे खिलाफ टकराने की हिम्मत की है? तो अब तुम लोग खेलना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। तभी वे सारी लड़कियां भी अपने अपने यंत्र को बजाने लगती है। हर किसी को पर्चे दे दिए जाते हैं उन यंत्र के नाम लिखने के लिए, लेकिन प्रिंस तारिक उस यंत्रों से निकल रही ध्वनि यानी कि गाने को सुनते हुए फुल्ली एंजॉय कर रहा होता है। ये देख यूरा मन ही मन कहती है यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कभी दिखाई नहीं दिए। उनके बारे में केवल मेरे जैसा बंदा जो कि दूसरी दुनिया से आया है वही जान सकता है। उसके बाद तो एमिली सभी के पर्चे यूरा के पास ले आती है। उनमें से पहला पर्चा होता है लियोपू देश से, जिसने कि 7 इंस्ट्रूमेंट यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र के बारे में लिखा होता है। यूरा सभी के पर्चे देख ही रही होती है कि तभी वो चौंक जाती है चिपिंग कंट्री का पर्चा देखकर, क्योंकि उसने भी सेम टू सेम लियोपू जैसा लिखा होता है। इनफैक्ट उनसे एक नाम ज्यादा ही लिखा होता है, यानी कि पूरे 8 नाम। यूरा इस बात से चौंकी पड़ी होती है कि इतने में प्रिंस तारिक कहता है क्या हुआ प्रिंसेस यूरा, आप कुछ हैरान दिख रही हैं, क्या कुछ गड़बड़ है? यूरा कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिपिंग कंट्री का संगीत सिद्धांत इतना बुरा होगा। आपने केवल 8 ही यंत्रों के नाम लिखे, बस इतना ही। ये सुन प्रिंस तारिक कहता है तो क्या हुआ, लेकिन जीत तो जीत होती है ना। यूरा कहती है क्या आपसे किसने कहा कि आप जीते? प्रिंस तारिक चौड़ में आते हुए कहता है मेरे से ज्यादा कोई और सक्षम हो ही नहीं सकता। यूरा हंसते हुए मियांकिंग देश का पर्चा दिखाते हुए कहती है 8 नाम लिखना बढ़िया था, लेकिन प्रिंस तारिक आपके अपनी दुनिया के बाहर भी लोग हैं, तो इतना ज्यादा आत्मविश्वास असल में तो अभिमान है। तो जीत हुई है मियांकिंग देश की। ये सुन प्रिंस तारिक चिल्लाते हुए कहता है असंभव, तुम धोखेबाज हो। मियांकिंग जैसा एक छोटा सा देश लियोपू से ज्यादा कैसे जान सकता है जो विश्व के संगीत सिद्धांत को जानता है? यूरा कहती है तो ये बात है, आपने लियोपू के बारे में बताया और कहा कि ये असंभव है, तो क्या आपने भी धोखा दिया है? ये सुन तो प्रिंस तारिक की बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि वाकई में उसने लियोपू के साथ मिलकर प्लानिंग की थी खुद जीतने के लिए। खैर वो बैठते हुए कहता है ठीक है, ये तो बस एक ही हार है ना, अभी भी तो और राउंड्स बाकी हैं, तो चलो देखते हैं। यूरा भी कहती है हाँ देखते हैं। इसी के साथ अनाउंसमेंट होती है कि पहला राउंड जीतने के लिए मियांकिंग देश को बधाइयाँ। तो दूसरा क्वेश्चन वही पूछेगा जो जीता है। तो मियांकिंग देश से सूजू कहते हैं ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि एक पिंजरे में मुर्गियाँ और खरगोश है, कुल मिलाकर 35 सिर है और 94 पैर गिने गए हैं, तो बताओ पिंजरे में कितने खरगोश और मुर्गे हैं? सबसे पहले जवाब देने वाला इंसान ही विजेता बनेगा, तो कृपया जल्दी उत्तर दे। इधर हम देखते हैं लीडर को, जो कि यूरा के पास फुसफुसाते हुए कहता है योर हाइनेस, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानती हैं? क्या आप मियांकिंग के साथ गठबंधन यानी कि अलायंस तक पहुंच चुकी हैं क्या? यूरा कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम भी तो यहीं पर हो, तुमने देखा नहीं मैं इस तरह की किसी भी चीज में शामिल नहीं हूँ, मैं बस उन्हें उत्तर से भरा एक पर्चा ही दे सकती हूँ। लीडर कहता है अरे मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मुझे तो मियांकिंग ने पकड़ रखा है, तो अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा अंजाम क्या होता है। ये सुन यूरा उसे घूरती है कि क्या? लीडर भी घबरा जाता है कि क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यूरा कहती है लगता है तुम मानसिक रूप से विकलांग हो, तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने मुझे बोलने से नहीं रोका होता तो मैं इस तरह के प्रश्न का उत्तर यूं ही दे देती, जो कि बच्चों को भी पता है। ये सुन लीडर तो शर्मा ही जाता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी ज्यादा शर्मनाक है योर हाइनेस। इतने में यूरा हाथ उठाते हुए कहती है मैं ये समझ गई, तो क्या मैं बताऊँ? ये सुन लीडर यहाँ तक कि प्रिंस तारिक भी चौंक जाता है। यूरा कंटिन्यू करती है कि उत्तर है 23 मुर्गियाँ और 12 खरगोश। ये सुन वहाँ शांति ही छा जाती है
है और सबकी नजरें घूमती है मियांकिंग के सूजू की ओर। सूजू कहते हैं सही है, इतना सुनना ही था कि प्रिंस तारिक वाइन का ग्लास फेंकते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है। योर हाइनेस तारिक, क्या आप हार नहीं मान सकते? प्रिंस तारिक तो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुमने धोखा दिया है, मैं इस जीत या हार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यूरा कहती है तारिक, अगर तुम हार जाते हो तो इसे ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लो, इनफैक्ट तुम्हें करना ही चाहिए। तुम इस तरह से बदनामी करके और लोगों को भड़काकर इस यूनिवर्सल कांग्रेस के साथ विश्वासघात करना चाहते हो। प्रिंस तारिक चिल्लाते हुए कहता है तो क्या हुआ, लेकिन उसके लोग उसे शांत कर रहे होते हैं कि योर हाइनेस शांत हो जाइए, ये बस आपको भड़का रहे हैं, तो कृपया शांत रहिए। उसके बाद तो प्रिंस तारिक भी मान जाता है और कहता है ओह, तो मैं तुम्हारे द्वारा लगभग गुमराह हो ही गया था, तो हमारे बीच जीत या हार को इस यूनिवर्सल कांग्रेस तक लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एटलांटे जीता, लेकिन ये हमारी हार नहीं है, तो चलो लड़ते हैं। यूरा मन ही मन कहती है ओ ये गधा। वो कंटिन्यू करती है कि ठीक है, हम आपके हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन हाँ याद रखिए, जब आप लड़ाई हार जाएंगे तब तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा अपनी हार को। तारिक कहता है ठीक है, कोशिश करके देख लो। लीडर बुदबुदाते हुए कहता है और तारिक को परेशान करो, फिर देखता हूँ कि तुम्हारा अंत कैसा होगा। ये सुन यूरा उसको घूरती है, तो लीडर तो तुरंत ही अपना मुंह फेर लेता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इसी के साथ यूरा और जेवियस स्टेज से नीचे आने लगते हैं। जेवियस कहता है तारिक ने जीत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो क्या ये सब तुम्हारे हिसाब से ही जा रहा था? यूरा कहती है चलो भी रहने दो, पहले तो मैंने सोचा था कि ये प्रॉब्लम एक छोटे से एग्जाम से हल हो जाएगी, लेकिन ये आदमी अपनी हार को ईमानदारी से स्वीकार करने वाला नहीं लगता, ये तो बहुत परेशानी की बात है। जेवियस कहता है तुम मार्शल आर्ट के साथ क्या करने वाली हो? यूरा आराम से बैठते हुए कहती है क्या तुम्हें नहीं पता? जेवियस कहता है क्या मुझे पता होना चाहिए था? इसी के साथ लीडर स्टेज पर अनाउंस करता है कि ये सेकेंड राउंड जीता है एटलांटे ने, तो अब थर्ड राउंड है मार्शल आर्ट का, तो चलो चलते हैं। प्रिंस तारिक कहता है तो मार्शल आर्ट में भी 3 राउंड होंगे और जीतने के लिए आपको 2 राउंड जीतने होंगे। मैंने यहाँ के एरिना के बारे में काफी समय से सुन रखा है, तो चलिए उसी का यूज करते हैं। बेचारे लीडर की तो फटी पड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है बॉस बचाइए। ये सुन यूरा हंसते हुए कहती है लगता है तुम्हारे छोटे को मदद की जरूरत है, इसीलिए वो संकेत भेज रहा है। बेहतर ये होगा कि तुम कोई जल्दबाजी ना करो। ये सुन जेवियस यूरा की ओर देखकर मुस्कुराता है और यूरा भी उसे बाय बाय कहते हुए कहती है चलो जाओ। जेवियस यूरा के नाक को टच करते हुए कहता है ओके क्यूटी, मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा। जेवियस तो वहाँ से चला जाता है और पीछे रह गई यूरा शर्माते हुए कहती है कि कमान आर्मी के पास है। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।